Dear learner, welcome to the Samad Academy, one-stop e-learning platform on accounts, GST, TDS, Tally, etc. So the topic is GSTR 2A and GSTR 2B reconciliation. GSTR 2A and GSTR 2B रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्किंग इन्वायरमेंट में आप कैसे रिकनसाइल करोगे, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, टूल यूज करो या फिर आप मैनुअल वे से रिकनसाइल करो। तो ये GSTR 2A क्या होता है, 2B क्या होता है, ये रिकनसिलेशन कैसे करना होता है, वो चीजें हम प्रैक्टिकल वे से इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये GSTR 2A होता क्या है। सी GSTR 2A जो कि हमने पहले वीडियो में समझा, GST इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था कि ये जो रिटर्न का मैकेनिज्म होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। बिकॉज एक सप्लायर जैसे ही GSTR 1 फाइल करता है, दैट इज जिस भी डेट पे वो GSTR 1 फाइल करता है, नेक्स्ट डे वो सारा इनवॉइस आपके GSTR 2A यानी कि auto populated report of all your purchase from different रजिस्टर्ड सप्लायर, यानी कि आपने जिस रजिस्टर्ड डीलर से भी परचेज किया है, आपने जैसे ही आपका सप्लायर आपका परचेज, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, जो भी आपका परचेज होगा वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके GSTR 2A रिपोर्ट में दिखने लगेगा। So GSTR 2A means GSTR 2A is an auto-populated report that shows your all inward purchase under your report. So GSTR 2A मतलब आपके परचेज के सारे रिपोर्ट जो आपको पोर्टल पे ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होके दिखते हैं। जनरली अगर कहा जाए तो ये कौन कौन से अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है, आपके जो GSTR 1 होंगे जो सप्लायर ने फाइल किया रहेगा, आपके जो डिफरेंट डीलर होंगे, चाहे GSTR 7 हो गया, GSTR 8 हो गया, 5 हो गया, तो आपने जिससे भी परचेज किया रहेगा वो जिस टाइम पे ही जैसे ही डेटा फाइल कर देंगे आपको वो GSTR 2A में दिखने लगेगा। तो GSTR 2A का जो कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दिखता है। से GSTR 2A जब पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो, हम लॉगिन करके देखेंगे अभी जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं थोड़ी देर में रिकंसिलिएशन का, तो प्रैक्टिकल में हम ये समझेंगे कि पोर्टल दिखता कैसे, हमें डाउनलोड कैसे करना है GSTR 2A। तो GSTR 2A जब आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो इसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट A, B, C, D। तो पार्ट ए ज्यादा करके फोकस करने वाला पार्ट होता है, जहां पे आपके सारे के सारे परचेज के इनवॉइसेस, दैट इज इन केस ऑफ B2B ही होगा, बिकॉज आपने कंपोजिट डीलर से परचेज किया वो तो नहीं दिखेगा, आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया या सर्विस किया वो भी नहीं दिखेगा, आपने जिस रजिस्टर्ड डीलर से लिया है, चाहे वो रेगुलर डीलर हो या फिर वो TDS डिडक्टर हो, TCS कलेक्टर हो या फिर NRI कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर इन लोगों से आपने कोई सर्विस परचेज की है या गुड्स परचेज किया है तो उन्होंने जो भी इनवॉइस फाइल किया रहेगा वो आपको B2B इनवॉइस पे दिखेगा। सिमिलरली अगर कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दैट इज रिलेटेड टू योर परचेज, सेल्स की बात नहीं हो रहा है, यानी कि आपके परचेज और एक्सपेंस के रिलेटेड जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होंगे वो इस टेबल में दिखेंगे। एनी इनवॉइस दैट हैज बीन अमेंडेड बाय सप्लायर, यानी कि सप्लायर ने कोई इनवॉइस अगर अमेंड किया रहेगा इन फ्यूचर, so those amended invoice will reflect under this B2B amended sector. Similarly for credit note as well. So part A is important, part A ज्यादा करके आपको फोकस करना होता है। पार्ट B that is ISD credit, ये चीज क्या होती है, ये चीजें हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल चैप्टर में कवर कर लिया है। अमेंडेड रिलेटेड टू ISD। पार्ट सी में जो होता है TDS, दैट इज GSTR 7, आपके जो TDS डिडक्टर होते हैं जो आपका पेमेंट डिडक्ट करते हैं, ये GST TDS की बात हो रही है, जहां पे 2% TDS डिडक्ट किया जाता है ऑन टैक्सेबल वैल्यू। अगर अमेंडेड है TDS क्रेडिट के रिलेटेड, TCS है दैट इज आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपसे TCS कलेक्ट करेंगे, तो वो पार्ट सी में दिखाई देगा। पार्ट डी में इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, यानी कि जब आप कोई इंपोर्ट करते हो, फॉरेन से कोई गुड्स
इंपोर्ट करते हो, तो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्री होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बिकॉज ये पहले नहीं दिखाई देती थी। रिसेंटली अभी ये कस्टम डिपार्टमेंट ने ये इनवॉइसेस को, दैट इज बिल ऑफ एंट्री को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री, यानी कि इसके चारों पार्ट ए ज्यादा करके जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है वो पार्ट ए का होता है, देन आफ्टर पार्ट सी एंड पार्ट डी का। पार्ट बी बहुत ही रेयर केस में ही अप्लीकेबल होगा, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर एक पार्ट को चेक करो, हर एक टेबल को आप चेक करो, एंड ये सारे के सारे जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अंडर GSTR 2A, दैट यू शुड मैच, यू शुड रिकंसाइल विथ योर इनवर्ड रजिस्टर, या फिर आप कह लो उसको परचेस रजिस्टर के साथ आपको मैच करना है। तो ये तो बात हो गई GSTR 2A की। सिमिलरली उसी तरीके से एक और रिपोर्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज अप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 2020 रिटर्न्स, ये GSTR 2B है। GSTR 2A का ही आप इसको समझ लो कि जेरोक्स कॉपी है, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। GSTR 2A में क्या होता है कि वहां पे आपको टेबल वाइज इंफॉर्मेशन तो मिलती है, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी हर एक के, लेकिन यहाँ पर B2B दैट इज GSTR 2A में आपको समरी वाइज सारी डिटेल मिलेगी। आप यहाँ पे इसको ड्रिल डाउन करके भी देख सकते हो, ये लॉगिन करके मैं पोर्टल पे दिखाऊंगा। यहाँ पर भी सारी इंफॉर्मेशन वही है, लेकिन डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें GSTR 2B प्रोवाइड्स एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट। अब ये एलिजिबल क्या होता है, इनएलिजिबल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी GSTR 2A की तरह सिमिलर रिपोर्ट है। यहाँ पर भी ये तभी जनरेट होता है जब आपके सप्लायर, दैट इज आपके सप्लायर जो है वो अपना GSTR 1 फाइल करेंगे, GSTR फाइल करेंगे, या फिर GSTR 6 जो भी डेटा उनके यहाँ पे अप्लीकेबल है वो अपना आउटवर्ड सप्लाई फाइल करेंगे, तो जाके आपके इनवर्ड रिपोर्ट में ये आपको दिखाई देगा। इट इज सिमिलर टू GSTR 2A। तो GSTR 2A भी है तो GSTR 2B भी है, तो ये दोनों को रिकंसाइल करना है। यस, दोनों को रिकंसाइल करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों में अगर डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो GSTR 2B जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है। बिकॉज ये GSTR 2B जनरेट कब होता है? GSTR 2B जनरेट होता है आपका सप्लायर जब फाइल करेगा 11 तारीख को, 11 तारीख को फाइल करेगा, तो 12 तारीख तक जो भी डिटेल आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है वो बाय डिफॉल्ट आपको डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? मेजर टेबल पे ये देखो कि GSTR 2A मान लो और GSTR 2B जनरेट हो गया, 12 तारीख को दोनों रिपोर्ट जनरेट हो गया और ऑलमोस्ट समझ लो दोनों रिपोर्ट में डेटा सेम टू सेम है। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी सप्लायर ने अपना GSTR 1 11 तारीख को नहीं फाइल किया, उसने फाइल किया 13 तारीख को। तो 13 तारीख को जब फाइल करेगा और जब आप 13 तारीख को उसने फाइल कर दिया, अब जब GSTR 2A डाउनलोड करोगे आप 14 तारीख को, तो 14 तारीख को जो GSTR 2A रहेगा उसमें ये इनवॉइस जो उसने 13 तारीख को फाइल किया वो भी इंक्लूड हो जाएगा। बट GSTR 2B में जो उसने सप्लायर ने 13 तारीख को फाइल किया वो इंक्लूड नहीं होगा। भले ही वो पिछले महीने का डेटा है तो क्या हुआ, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज GSTR 2B का जो ड्यू डेट है 11 के बाद 12 को ये कांस्टेंट लेवल पे फिक्स हो जाता है कि ये डेटा अभी तक 11 तारीख तक अवेलेबल था। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस। तो आगे और भी चीज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि GSTR 2B वर्क कैसे करता है। सो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इट विल कंटेन ऑल डॉक्यूमेंट फाइल बाय योर सप्लायर, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी, in their form of GSTR 1, 5, 6 between 12th day of preceding of the month, 11th day of the current month. Thus a statement generated on 12th of August, यानी कि अगर जुलाई महीने का है, जुलाई महीने का सारे सप्लायर लोग फाइल करते तो बाय डिफॉल्ट 11 अगस्त को आपका GSTR 2B क्या हो जाएगा, वो जनरेट हो जाएगा। सॉरी 11 अगस्त को तो फाइल कर देंगे तो 12 अगस्त को ये जनरेट हो जाएगा आपका। सो इसमें इंपोर्ट के रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर एक सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया था 14 जुलाई, उसने इसका ड्यू डेट होता है जुलाई महीने का अगस्त 11 अगस्त, उसने 11 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दिया, तो GSTR 2B में क्या ये डेटा आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज जुलाई का जो ड्यू डेट था उसने 11 तारीख को फाइल करने का था, फाइल कर दिया। बिकॉज GSTR 2B कब जनरेट होता है?
12 तारीख को, महीने की 12 तारीख को। तो इसका मतलब अब उसका इनपुट टैक्स आप क्या जुलाई महीने का क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। उसका इनपुट टैक्स कभी क्लेम करोगे आप? जुलाई महीने में क्लेम करोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इनवॉइस 14 जुलाई का था, सप्लायर ने फाइल 11 को नहीं किया है, ड्यू डेट के बाद 13 को फाइल किया, तो ऐसे केस में ये जो इनवॉइस है 14 जुलाई का, ये जीएसटीआर 2ए में तो ऐड हो जाता है, लेकिन जीएसटीआर 2बी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जीएसटीआर 2बी जो जनरेट होता है वो कभी जनरेट होता है? 12 अगस्त को जनरेट होगा, जुलाई का। अब ऐसे केसेस में अगर आपने ये इनवॉइस ऐड कर दिया 13 अगस्त को, तो ये जो 13 अगस्त है यानी कि वो अगस्त का जो रिटर्न फाइल होगा 11 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर को वो जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट होगा। तो कैन बी टेकन इन जुलाई 2020 सब्जेक्ट टू बी 10% क्राइटेरिया। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ले सकता हूं जुलाई महीने में या अगस्त में लूंगा? दैट इज सब्जेक्ट टू बी रूल 36(4), यानी कि अगर ये 10% के क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो इसका इनपुट ले सकते हो, और एल्स आप इसका इनपुट नेक्स्ट महीने में लोगे, अगस्त में क्लेम करोगे, जुलाई में क्लेम नहीं करना है आपको। बट दैट इज केस टू केस। वो केस क्या है, रूल क्या है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। एग्जाम्पल वही 15 मार्च को इनवॉइस था, ड्यू डेट ज्ञापन 15 मार्च 2020, मार्च 2020 की बात हो रही है। तो मार्च 2020 का इनवॉइस सप्लायर ने फाइल किया 11 अगस्त को, तो क्या ये जुलाई के 2बी में दिखेगा? बिल्कुल जुलाई के 2बी में दिखेगा, बिकॉज जुलाई का 2बी जब जनरेट फाइल होगा तो 12 अगस्त को जनरेट हो जाता है ये, तो 12 अगस्त में ये भी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? दैट डिपेंड कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपने मार्च में इनपुट टैक्स नहीं लिया है उसका, तो जुलाई में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगर उस टाइम पे ले लिया तो वापस यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं लेना है। दैट मीन्स यू हैव टू वेरीफाई कि आपने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले लिया था या नहीं लिया था। तो डिफरेंस क्या है जीएसटीआर 2ए एंड जीएसटीआर 2बी में? सी जीएसटीआर 2ए डायनामिक है, मैंने बताया कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। मैंने बताया जैसे एग्जांपल के तौर पे सप्लायर ने 12 तारीख के बाद फाइल किया, तो जीएसटीआर 2ए में वो इनवॉइस ऐड हो जाती है, लेकिन जीएसटीआर 2बी में क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। एक महीने का 12 तारीख को जो जनरेट हो गया वो जनरेट हो गया। अब भले ही पिछला इनवॉइस आप 13 तारीख को करो, लेकिन वो अगले महीने के जीएसटीआर 2बी में क्या हुआ, काउंट होगा। जीएसटीआर 2ए मंथली जनरेट होता है, जीएसटीआर 2बी मंथली भी जनरेट होता है। जीएसटीआर 2ए में डेटा कहां से आता है? जीएसटीआर 1 जो आपके सप्लायर फाइल करेंगे, एनआरआई पर्सन जो फाइल करेगा जीएसटीआर फाइल, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, टीडीएस, टीसीएस, और ये इंपोर्ट दैट इज कस्टम ड्यूटी का आईसी गेट्स के, जीएसटीआर 1, 5, 6 आईसी गेट्स के जो इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी हो गए दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड, इसमें ये डिटेल्स आते हैं। आईटीसी ऑन इंपोर्ट्स, कंटेंट डिटेल ऑफ आईटीसी यस अवेलेबल है, दोनों इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी आपके पास डिटेल आई आपने परचेज किया है वो जीएसटीआर 2ए एंड जीएसटीआर 2बी में अवेलेबल होते हैं, बट केस टू केस। तो ये मोटे मोटे तौर पे देखो तो ये एक मेजर डिफरेंस ये है कि जीएसटीआर 2बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि जीएसटीआर 2ए जो होता है आपका फ्लक्चुएट होते रहता है। तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले आपको जीएसटीआर 2ए एंड जीएसटीआर 2बी दोनों का रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, एंड ज्यादा करके आपको फोकस करना है जीएसटीआर 2ए पे। जीएसटीआर 2बी तो डेफिनेटली एक कंस्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि आप रिटर्न फाइलिंग 20 तारीख को कर रहे हो जीएसटीआर 3बी, रिटर्न फाइलिंग जीएसटीआर 3बी आप 20 तारीख को फाइल कर रहे हो, लेकिन आपके सप्लायर ने 11 तारीख को फाइल करने की कोशिश की, लेकिन 11 तारीख को टेक्निकल इशू की वजह से फाइल नहीं कर पाए, तो क्या उसका इनपुट टैक्स नहीं लूंगा? मैं बिल्कुल ले सकता हूं, बट दैट सब्जेक्ट टू बी रूल 36(4). बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 2बी में वो डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो जीएसटीआर 2ए रिकंसिलेशन करना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है जीएसटीआर 2ए रिकंसिलेशन करना। अगर आप जीएसटीआर 2ए रिकंसिलेशन नहीं करोगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इशू दैट इज क्वेश्चन मार्क उठता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले कैसे लिया। तो अंडर न्यू जीएसटी रिटर्न्स the taxpayer will only be able to claim ITC if the particular invoice is present in GSTR 2A or supplier's data. This requirement forces the business to reconcile and claim ITC correctly. Yes, that is perfect. It is clear that कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकते हो जब आपके सप्लायर ने अपना डेटा पोर्टल पे अपलोड किया हो और वो आपके 2A में दिख रहा हो, और एल्स आप तब तक उसका रिकंसाइल नहीं कर सकते हो, तब तक उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर ये क्लेम करते हो तो आप कंप्लायंसेस के अगेंस्ट जा रहे हो, और ऐसे केसेस में आपको क्वेरीज हो सकती है कि आपको वो आईटी से रिवर्स करना पड़ सकता है, बिकॉज आपके सप्लायर ने फाइल नहीं किया तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते हो, सिंपल है सच। बट
बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ बेस्ड ऑन प्रॉपर इनवॉइस के साथ बोलते हैं कि इनवॉइस कॉपी तो हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों हम इसका आईटीसी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते लो। लेकिन ये प्रैक्टिस एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जो मार्केट में फॉलो हो रही है कि मेरे पास तो इनवॉइस कॉपी है, इनवॉइस कॉपी है तो मैं इनपुट लूंगा, सप्लायर चाहे फाइल करे या ना करे। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। एक्चुअली वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू फोर्स आवर सप्लायर कि सर इनवॉइस कॉपी तो ठीक है, दैट इज डॉक्यूमेंट कॉपी, बिकॉज ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, दैट ट्रांजेक्शन हैज ऑकर्ड बिटवीन यू एंड मी, बट we have to submit the proof to the government that you have supplied particular goods or services to me on specified date and you have discharged the tax liability accordingly. आपने टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है तो डेफिनेटली मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं पीसफुली सो सकता हूं, बिकॉज उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा एंड दैट शुड विल मैच विद माय बुक्स ऑफ अकाउंट. Sometimes it happens that the vendor has declared his GST liability and credit has not been availed by purchaser in GST return. So not to lose the claim on ITC, the data should be reconciled on regular basis. The reconciliation process will ensure ITC loss on any invoices. So it means अगर हम ITC reconcile करेंगे, GSTR 2A reconcile करेंगे, so that based on that we can come to know कि नहीं मेरे सप्लायर ने तो इनवॉइस डाला है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है ये पोर्टल पे दिख रहा है बट ये मेरे बुक में क्यों नहीं दिख रहा है. हो सकता है मेरे यूजर से वो इनवॉइस मिसप्लेस हो गया हो, मेरे यूजर के मेल आईडी में सॉफ्ट कॉपी आई हो, यूजर ने मेल आईडी देखा ही नहीं हो, स्किप कर दिया हो, तो एज सच एनी केसेस भी हो सकता है. तो ऐसे केसेस में वो इनवॉइस का लॉस की वजह से, इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं करने की वजह से मैं इनपुट टैक्स क्यों लॉस करूं, मैं इनपुट टैक्स थोड़ी ना लॉस करूंगा. सो ये मुझे कब पता चलेगा, मुझे पता तब चलेगा जब मैं ये जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करूंगा. जब ये जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करूंगा तभी तो मुझे आइडिया आएगा ओके ये सारे इनवॉइसेस मेरे मैच हो रहे, बट ये क्या, ये इनवॉइसेस दिख रहे लेकिन मेरे बुक्स में नहीं है. बुक्स में क्यों नहीं है, हो सकता है कि मेरे सप्लायर ने गलती से मेरे नाम पे डाल दिया हो. ठीक है, डाल दिया तो वो कोई बात नहीं, वो इग्नोर करो, लेकिन ये तो है इसका पेमेंट भी चला गया लेकिन इसका इनवॉइस, अच्छा इनवॉइस तो रिकॉर्ड ही नहीं किया बिकॉज मेल में आके पड़ा था, मैंने देखा ही नहीं. सो ऐसे केसेस भी होंगे जो आपको आइडेंटिफाई होंगे एंड दैट विल मेक श्योर कि आपका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, आप अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस बुक कर रहे हो, अकॉर्डिंगली उसको मैच कर रहे हो. To avoid any duplication, taxpayer must reconsolidate and reconcile the values. This will ensure the correct declaration and maximize the credit of input tax credit. Yes, there are cases कि कभी-कभी हम लोग इनवॉइस को डुप्लीकेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी-कभी इनवॉइसेस डबल भी पोर्टल पे आ जाते हैं. सो ऐसे केसेस को हम लोग तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम इसको रिकंसाइल प्रॉपर तरीके से करेंगे. सो रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस to identify whether our supplier is filing return properly or not and whether our books of account is matching with the supplier's record or not. That is mandatory and it is important to reconcile GSTR 2A with our books of accounts. Eligible ITC, eligible एंड इनएलिजिबल. सिंपल देखो, जीएसटीआर 2A जब आप रिकंसाइल करोगे तो जीएसटीआर 2A में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल हो. एलिजिबल का मतलब होता है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसका बेनिफिट आप अपने जीएसटीआर 3B में रिटर्न में ले सकते हो, तो एलिजिबल आईटीसी कहलाता है. बट एलिजिबल आईटीसी तभी होगा जिसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, आपके सप्लायर ने अपलोड भी किया है, वो 2A में दिख भी रहा है, इसके रिलेटेड सारे के सारे कंप्लायंसेस, सारे के सारे रूल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे, तो इस केस में ही वो बनेगा मेरा एलिजिबल आईटीसी. एलिजिबल आईटीसी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास माल नहीं आया, दैट इज मेरे गुड्स तो नहीं आए लेकिन इनवॉइस आ गया तो मैं इनपुट टैक्स ले सकता हूँ. नहीं, आप उसका इनपुट टैक्स नहीं ले सकते हो जब तक कि प्रोडक्ट आपके पास रिसीव नहीं हुआ है. दिस इज अ क्लॉज, उसके लिए भी क्लॉज है. तो इन केस अगर पार्टी ने इनवॉइस बना के भेज दिया और माल अभी तक आया नहीं, 3 दिनों के बाद आएगा, यू कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. that is clear. So वो आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है. So it is important to know that, it is important to segregate कि मेरा एलिजिबल क्या है, मेरा इनएलिजिबल क्या है. और ऐसे केस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑफिस स्टाफ के लिए जैसे लंच मंगाया, डायरेक्टर लोग के लिए लंच मंगाया उनके लिए, या फिर किसी तरह का मान लो रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया तो खाने पीने की चीज़ें मंगाई और एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराया, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलता है, बट यूजर से गलती हो जाती है और यूजर क्या करते हैं, उसका एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं. अब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, वो इनएलिजिबल है. सो हमें हर एक चीज का मेक श्योर करना पड़ेगा कि जीएसटीआर 2A जो आ रहा है तो क्या ये मेरा एलिजिबल है या नहीं है. अगर नहीं है
तो उसको साइड करो, अगर एलिजिबल है तो फिर मेरे बुक्स में क्यों नहीं है, होना चाहिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप GSTR 2A डाउनलोड करो उसको सेग्रीगेट करो कि ये मेरा एलिजिबल ITC, ये मेरा इनएलिजिबल ITC। और ऐसे भी इनवॉइसेस हो सकते हैं उसमें जो इनवॉइसेस पोर्टल पे दिख रहे हैं लेकिन वहां पे कोई GST अमाउंट नहीं दिख रहा है, GSTR 2A में कोई GST अमाउंट नहीं दिख रहा है, बल्कि वहां पे कॉलम आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके अंडर में यस टिक किया हुआ है। इसका मतलब जो सप्लायर ने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया है मुझे, वो उस केस में मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना था, तो क्या मैंने उसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है या नहीं। सो ये सब चीजें हमें वहां पे क्या करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि एलिजिबल क्या है, अनएलिजिबल क्या है, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करना है। सो 36(4) रूल क्या कहता है, अब ये रूल के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज हमें GSTR 2A रिकनसाइल तो करना है लेकिन साथ साथ में हमें 36(4) रूल की बात भी करनी है। तो बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर लेते 36(4) रूल जो है वो क्या है। एंड जब GSTR 3B फाइलिंग का वीडियो रिटर्न हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग 36(4) रूल को भी हम लोग एक मैच करके देखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग मैच करके देखेंगे कि हाँ ये फॉलो हो रहा है या नहीं। तो एक एग्जांपल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे देख लेते हैं। ये टॉपिक का मेन पर्पस है रिकंसिलिएशन कैसे करना है। तो रूल 36(4) जो है जब हम 3B फाइल करेंगे तो वहां पे प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे, बट केस स्टडी के तौर पे यहाँ पे देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आर सब्जेक्ट टू बी मैक्सिमम 10% ऑफ अवेलेबल फंड अंडर GSTR 2A। GSTR 2A के अंदर जितना भी एलिजिबल इनपुट क्रेडिट है आप उसका मैक्सिमम 10% एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। नहीं समझा? एग्जाम्पल, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड किया है, दैट इज 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेट से अलग अलग वेंडर से आपने परचेज किया है, किसी से 100 रुपए का टैक्स है, किसी से 200 का है, किसी से कुछ भी अमाउंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से किसी सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया हो, किसी ने अपलोड नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टी ने जिससे 200 रुपए का टैक्स था उसने अपलोड नहीं किया, बाकी सारे लोगों ने इनवॉइस अपलोड कर दिया। इट मींस अंडर GSTR 2A मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है वो दैट इज 800 रुपीज। GSTR 2A में 800 रुपीज, परचेज बुक में 1000। सो रूल से कि आप GSTR 2A में जितना भी दिख रहा उस पर 10% ऐड कर लो, यानी कि 800 का 10% 80 रुपए। तो मैक्सिमम कितना होगा, 800 प्लस 80, 880 रुपए मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। 1000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सारे सप्लायर ने रिटर्न अपलोड नहीं किया। तो वो 120 रुपए का क्या होगा, लॉस नहीं। यू कैन क्लेम ऑनवर्ड, जैसे ही आपका GSTR पार्टी फाइल कर देगी आप उसको ऑनवर्ड क्लेम कर सकते हो। तो वही चीज है GSTR 36(4) रूल। यहाँ पे केस एग्जांपल के तौर पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,15,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आपके सप्लायर ने GSTR 2A में एलिजिबल ITC की बात कर रहा हूँ 1 लाख दिख रहा है, तो आप मैक्सिमम 1 लाख में 10% ऐड करो तो कितना हो गया, 1,10,000। आपके बुक्स में कितना है, 1,15,000। तो इसमें से विच एवर इज लोअर, कौन सा ITC क्लेम करोगे 3B रिटर्न में, आप क्लेम करोगे 1,10,000। यहाँ पे पर्टिकुलर CGST, SGST, IGST की बात नहीं हो रही है, टोटलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो 5,000 रुपीज आपका बच जाएगा वो आप आगे वाने अवेलमेंट इन फ्यूचर आप आगे चल के उसको क्लेम कर सकते हो सब्सिक्वेंट रिटर्न में, जैसी पार्टी आपके सारे अपलोड कर देंगे इनवॉइसेस। सिमिलरली केस अलग केसेस की बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका बुक्स में 70,000 दिख रहा है, आपके GSTR 2A में 60,000 दिख रहा है, 60,000 दिख रहा है। ITC अपेयरिंग GSTR 2A आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि ये वो 5,000 है जो आपके सप्लायर ने फाइल नहीं किया था, वो भी दिख रहा है, यानी कि 60 प्लस 5 65,000। और आपका इनएलिजिबल ITC दिख रहा है, दैट इज आपके GSTR 2A में इनएलिजिबल ITC दिख रहा है 51। इट मींस आपका एक्चुअल ITC फॉर द मंथ ऑफ गिवन मंथ आपका क्या होता है, 60,000 में जो टोटल दिख रहा है उसमें 5,000 पिछले महीने का माइनस कर दो, 4,000 आप इनएलिजिबल है उसको माइनस कर दो, तो आपका नेट फिगर आ जाता है 51
51,000, आपका 51,000 जो नेट फिगर है इसका आपको 10% एक्सेस क्लेम करना है। तो कैसे कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम आईटीसी मे बी अवेल्ड सब्जेक्ट टू अवेलमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। आईटीसी 2A में कितना दिख रहा है 60, आपने लेस कर दिया 5,000 पिछले महीने का, 4,000 आपने एलिजिबल, तो आपका 51,000 हो गया। तो 51,000 में 10% ऐड करो 5,100, तो आपको मैक्सिमम आईटीसी कितना जाएगा 51,500 प्लस ये 5,000। उसमें फिर आपको ये तो आपका करंट मंथ का हो गया, तो क्या पिछले महीने का जो आईटीसी आपने नहीं लिया था क्या वो नहीं लोगे? लोगे, बिल्कुल लोगे। तो 51,000, 5,100, 5,000, तो टोटल हो गया आपका 61,100 एज पर जीएसटीआर 2A के वर्किंग के हिसाब से। और जबकि आपके बुक्स में कितना दिख रहा है? आपके बुक्स में दिख रहा है 70,000। आपके बुक्स में 70,000 दिख रहा है, तो विच एवर इज लोअर, आइदर 61,100 और 70,000। जैसे कि अच्छा, अब यहाँ बोलोगे 5,000 मैंने लेस करके वापस ऐड क्यों कर लिया? जस्ट ऐड इसलिए किया बिकॉज ये फिगर जो मेरा नेट फिगर आनी चाहिए थी उस महीने की, उस पे मैं 10% एक्सेस ले सकता हूँ। अगर मैं फिगर ऐड नहीं करता तो ये कितना हो जाता 55,000। 55,000 पे 10% निकालता तो 5,500 विच वॉज रॉन्ग एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे आपको लेस करना है, खाली उसी महीने का आपको एज अ नेट इन आईटीसी निकालना है, प्लस उस पर 10% ऐड करना है, फिर प्लस करना है कि जो आपका पिछले महीने का आईटीसी जो इस महीने ऐड हुआ है वो अमाउंट, तो उसको आपका टोटल बनता है 61,100 एंड बुक्स में आपका 70,000। इट मींस विच एवर इज लोअर, आप उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अगला केस सिमिलरली वैसे ही केस है, तो ये केस भी आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल इन द बुक्स 1 लाख फ्रॉम द प्रीवियस मंथ 10,000, यानी कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया करंट महीने का 1 लाख, पिछले महीने का आईटीसी जो हम लोग ने बुक ही नहीं किया था, बुक में रिकॉर्ड करना मिस कर दिए गए थे, तो टोटल हमारा बुक्स में आईटीसी बनता है कितना 1,10,000। अपलोडेड बाय सप्लायर, दैट इज टोटल आईटीसी अपीयरिंग इन जीएसटीआर 2A 1 लाख लेस आईटीसी अपीयरिंग 2A फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, पिछले मतलब ड्यू डेट के बाद पिछले महीने का आईटीसी भी इस बार दिख रहा है, तो नेट आईटीसी कितना हो गया इस महीने का 90,000। 1 लाख था उसमें से 10,000 माइनस के 90,000, 90,000 में 10% ऐड करो कितना होता है 99,000। उसमें से फिर जो पिछले महीने का भी तो था 10,000 वो ऐड करना, दैट इज 1,09,000। तो विच एवर इज लोअर, आईटीसी कितना दिख रहा है बुक में 1,10,000, आपको कितना क्लेम करना है 1,09,000 because whichever is lower. See, this is the process, this is the method how 36(4) rule work. आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10% का रूल, यानी कि जीएसटीआर 2A का 10% का रूल कैसे वर्क करता है। सो अब हम मूव करते हैं, अब तो हमने बात कर ली थ्योरेटिकल लेवल पे बात कर ली, तो ये जो जीएसटीआर 36(4) रूल कैसे काम करता है, जब हम जीएसटीआर 3 भी वर्किंग करेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे वर्किंग करनी है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं रिकंसिलेशन की, बिकॉज जीएसटीआर 3B से पहले हमें तो रिकंसिलेशन तो करना होगा। रिकंसिलेशन करना होगा तो देयर आर 2 और 3 मेथड जिसके थ्रू आप रिटर्न रिकंसिलेशन कर सकते हो। वैसे कहा जाए तो बहुत सारे मेथड हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम एज ए एक्सेल मेथड बोलते हैं, कि मैनुअल प्रोसेस के थ्रू आप डेटा डाउनलोड करो और उसको रिकंसाइल कर लो। ये उस केस में अप्लीकेबल है जहाँ पे डेटा का वॉल्यूम लो है, 100 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो उस केस में आप मैनुअली रिकंसाइल कर सकते हो। लेकिन आपका जहाँ पे डेटा वॉल्यूम बढ़ जाता है 1000, 1500, तो ऐसे केस में आप मैनुअली तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप वो उसको यूज ना करते हुए आपके पास जो भी अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जेसन हो गया, एक्सेल के थ्रू आप उसको रिकंसाइल कर सकते हो। और मल्टीपल रिकंसिलेशन टूल्स भी अवेलेबल है। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ या फिर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको ऐसे बहुत सारे रिकंसिलेशन टूल्स मिल जाएंगे विद अ चीप कॉस्ट, कि मतलब बहुत सस्ते सस्ते में प्राइस में मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हो आप जीएसटीआर 2A रिकंसाइल कर सकते हो। हालांकि मैं किसी प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, दैट इज योर चॉइस, बट मैं यहाँ पे मैनुअल वे से रिकंसिलेशन कैसे करना है, और साथ साथ में अगर टैली से अगर आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो, यानी कि एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन से रिकंसिलेशन करना चाहते हो, तो वो भी चीजें हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। तो रिकंसिलेशन हम करेंगे टैली प्राइम में और हम एक्सेल में करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिकंसिलेशन करने के लिए हमारे पास अपना एक डेटा होना चाहिए, दैट इज हमारे पास इनवर्ड रजिस्टर होना चाहिए। तो वो इनवर्ड रजिस्टर कहाँ पर है, कैसे है, हम ये रिकंसिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है, चलिए वो हम शुरू करते हैं।
तो ये हमारा डेटा है, टैली प्राइम में हमने डेटा इंप्लीमेंट किया है। आप चाहे टैली प्राइम यूजर हो, चाहे वो टैली ERP9 यूजर हो, दोनों में रिकंसिलेशन कैसे करना, इट इज 110% सिमिलर है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस यानी कि कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो GSTR रिकंसिलेशन करने के लिए, GSTR 2A रिकंसिलेशन करने के लिए आपको टैली में GSTR 2 रिपोर्ट ओपन करना पड़ेगा। लेकिन GSTR 2 रिपोर्ट ओपन करने से पहले आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, आप जस्ट नोट कर सकते हो। ये चीज मैंने लिखी नहीं है PPT में, लेकिन आप ये नोट कर सकते हो कि मेक श्योर कि आपने एंट्री जो है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की है, उसमें टैक्स अमाउंट प्रॉपर है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपने प्रॉपर मेंटेन किया है, उसका डेट भी आपने प्रॉपर तरीके से अपडेट किया है, यानी कि दैट इज रिलेटेड टू परचेस और इनवर्ड सर्विस रिलेटेड जो एंट्री बुक होनी चाहिए थी, आपने प्रॉपर सही तरीके से एज पर इनवॉइस के हिसाब से बुक किया है। उसमें कोई भी चीजें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में होता है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर 10 डिजिट का है, तो एज अ प्रैक्टिस हम लोग पूरा डिजिट लिखने की बजाय लास्ट के 2 या 3 डिजिट लिख के ओके लेट इट गो करते। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर सप्लायर ने 10 डिजिट का इनवॉइस दिया है तो आप 10 डिजिट का ही अपलोड करो, और एल्स आपका कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई भी टूल हो, कोई भी रिकंसिलेशन एप्लीकेशन हो, आपका रिकंसाइल डेटा कभी नहीं कर सकता है अगर आपने डेटा को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया। तो इसी बीच लोगों का एक या दो सवाल और भी आता है, जैसे कि एक कॉमन सवाल आता है। एक कॉमन सवाल क्या आता है, परचेज की एंट्री दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक तो हम परचेज वाउचर में करते हैं, बट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, जैसे कि रिपेयर्स एंड एक्सपेंसेस और हमारे कुछ प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, तो ऐसी जो एंट्री है हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर मतलब बेस्ट मेथड क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करता हूं कि आप ऐसे इनवॉइसेस, ऐसे परचेज जो कि GST रिलेटेड है, जो कि आपके बिजनेस रिलेटेड है, जिस केसेस में आपके इनवॉइस आपको मिलता है, आपके कंपनी के नाम का इनवॉइस आता हो, चाहे उस पर GST हो या ना हो, यानी कि आप कोई भी सर्विस परचेज करते हो, गुड्स परचेज करते हो फ्रॉम सप्लायर, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केसेस में आपके जो परचेज रिलेटेड है वो आपका वाउचर जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए परचेज, ना कि जर्नल। जर्नल में आपको दैट इज डेप्रिसिएशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, क्लाइंट एक्सपेंस रिम्बर्समेंट यानी कि एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट रिलेटेड एंट्री हो गई, आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं प्रोविजनल की एंट्री होती है, दैट इज एडजस्टमेंट के रिलेटेड एंट्री आपके जर्नल में आनी चाहिए। कोई भी इनवॉइस जो रिसीव होता है आपको जर्नल में कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जर्नल इज द जस्ट जर्नल, कि वो एडजस्टमेंट एंट्री है टैली में। तो इससे होगा क्या, जब आप परचेस में सारी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आप सिंगल क्लिक से परचेस रिपोर्ट कॉलमनर में एक्सट्रैक्ट करके आप कभी भी किसी भी तरीके से एंट्री को रिकंसाइल कर सकते हो, एनी मेथड। लेकिन होता क्या है इन जनरल, कोई जर्नल में रिकॉर्ड करता है, कोई परचेस में रिकॉर्ड करता है, बाद में उसको मिक्स करता है, तो ये इस तरह से काम नहीं चलता है। तो मैंने डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ये मेरी परचेस की एंट्री है फॉर द मंथ ऑफ जून। ये मेरे कुछ परचेस है जो कि मैं आपको रिकंसाइल करके दिखाऊंगा। आप इसको चाहो तो कॉलमनर कर सकते हो, मैं इसको कॉलमनर करके दिखा देता हूं। ये मेरा परचेस का डेटा है, यहाँ पे मेरा इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST भी होगा। मैं इसको राइट साइड में स्क्रॉल करता हूं तो इनपुट IGST, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मशीनरी, फ्लाइट एक्सपेंसेस, कुरियर चार्जेस और ये पार्टी के नेम एंड डिटेल। अब पार्टी का GST भी देखना है तो आपको यहाँ पे कॉलमनर में आपको पार्टी के सप्लायर के इनवॉइस नंबर, मैं सारे ऑप्शन यस करता हूँ सो दैट आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। हालांकि सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए एक्सप्लेन करने के तौर पे यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ पे सप्लायर का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, सी सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये डेटा प्रॉपर होनी चाहिए। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर का इनवॉइस डेट, सप्लायर का GST नंबर,
सेल्स टैक्स नंबर तो अप्लीकेबल नहीं है, सर्विस टैक्स पैन नंबर अगर आपने दिया जाएगा तो पैन नंबर भी आ जाएगा, नरेशन, ऑर्डर नंबर, पेमेंट टर्म्स, अदर डिलीवरी, ये सब चीजें अगर आपने फिल की है तो आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं फिल किए तो जरूरत नहीं है, तो इसको डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ सर आता है आपका सारे के सारे टोटल ऑफ इनवॉइस, एक्सपेंस, CGST, SGST एंड अदर अमाउंट। तो ये आपका परचेस हो गया। तो ये परचेस जो है आपके रिकॉर्डेड, ये सारे के सारे परचेस कहां पर जाते हैं, ये सारे के सारे परचेसेस जाएंगे आपकी GSTR 2 रिपोर्ट में। आप GST रिपोर्ट में चाहो तो गो प्राइम दैट इज टैली प्राइम में यहाँ से गो टू रिपोर्ट है, जहां से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, गो टू में जाओ, GST रिपोर्ट, GST में यहाँ पे GSTR 2, आप GSTR 2 में पहुंच जाते हो। यहां से पीरियड सेलेक्ट करो फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून, ये आपका परचेज रजिस्टर है दैट इज रिलेटेड टू परचेज। आप जब भी GSTR 2 ऑन करो तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लो कि इनवॉइस कितने मिसमैच में, ये मिसमैच हमेशा आपका 0 होना चाहिए। मिसमैच 0 होगा तो आप रिकंसाइल करने के लिए रेडी हो। तो टैली से दैट इज मैं जो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तब आप डेटा रिकंसिलेशन करने के लिए रेडी हो। GSTR जो एंट्री मिसमैच है मैं उसमें आता हूँ। यहाँ पे मिसमैच क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मिसमैच दिखा रहा है कि मैंने पार्टी का GST नंबर एंटर नहीं किया, तो कंट्रोल एंटर करके हम यहाँ पे एंट्री में चले जाएंगे। पार्टी का नाम, यहाँ पे GST मैंने एंटर किया है, तो GST एंटर तो किया है, तो फिर वहां पे मिसमैच में क्यों दिखा रहा है, तो वहां पे मिसमैच में इसलिए दिखा रहा होगा कि बिकॉज हो सकता है जो हमारे यहाँ पे सप्लायर आता डिटेल, पार्टी डिटेल से यहाँ पे GST नंबर एंटर करना मिस कर दिया हम लोगों ने। तो ये मैंने इसका GST डिटेल एंटर कर दिया और ये एंट्री को मैंने कर लिया ओवरराइड फॉर एक्सेप्ट, तो वो एंट्री का एरर यहाँ से निकल जाता है। गो एयरलाइन में क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट नहीं डाला। सी जो एक्सपेंस बुक हुआ है मेरा फ्लाइट का, यहाँ पे मेरा सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट नहीं डाला, तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर और रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे एंटर करता हूँ, एग्जाम्पल डमी एंटर कर रहा हूँ मैं, और ये यहाँ से एरर निकल जाता है। हालांकि डमी आपको नहीं एक्चुअल में एंटर करना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल का, भारतीय एयरटेल में क्या प्रॉब्लम हो गया, आपने इनवॉइस नंबर नहीं डाला, पार्टी का इनवॉइस नंबर सप्लायर का एंटर नहीं किया, मैंने डमी एंटर कर दिया, तो ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। मिसमैच आपके को क्या हो गया अभी, अब 0 हो गए। नाउ योर डेटा इज रेडी टू फाइल, दैट इज फाइल और रिकंसिलेशन। तो अब रिकंसिलेशन के लिए डेटा अपना रेडी है। अब इसको टेबल वाइज क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मैच करनी है, टू बी रिकंसाइल आपको दो चीजें आपको रिकंसाइल करनी है यहाँ पे, B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो चलिए इसको देखते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है नॉट कंप्लीटेड, डेटा हमने अभी तक रिकंसाइल नहीं किया। अब रिकंसिलेशन करने के लिए हमें GSTR 2A यानी कि पोर्टल से हमें GSTR 2A डाउनलोड करना होगा और उस डेटा को हमें टैली में क्या करना होगा, इंप्लीमेंट यानी कि इंपोर्ट करना होगा, सो दैट उस डेटा को हम टैली के परचेस रजिस्टर के साथ रिकंसाइल कर सकते। तो ये फर्स्ट मेथड है जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टैली या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरीके से GSTR 2A रिकंसाइल कर सकते हो। तो टैली के थ्रू रिकंसिलेशन करना थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, अगर आप टैली ऑलरेडी यूज करते हो तो वो नया नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैनुअल वे से करना चाहो तो मैनुअल वे भी आपके लिए एक इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि डेटाबेस किस लेवल पे आपने मेंटेन किया है, आपका डेटा का वॉल्यूम कितना है, प्लस आपने डेटा लेवल क्या है आपका, आपने एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड किया, अगर प्रॉपर मेथड से रिकॉर्ड किया है तो आप किसी भी मेथड से यूज करो, आपका बहुत आसानी तरीके से रिकंसिलेशन आएगा। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड ही गलत तरीके से किया, जहाँ पे GST नंबर मेंशन नहीं किया, पार्टी का डिटेल मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे भी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मेथड, मैनुअल मेथड या रिकंसिलेशन प्रोसेस मेथड, कहीं पे भी आप स्टक हो जाओगे, आपको प्रोसेस आराम से नहीं होगा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब GSTR 2A हमें कैसे डाउनलोड करना है, पोर्टल से हम डाउनलोड कैसे करेंगे। पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल पे लॉगिन करते हैं gst.gov.in। तो ये है हमारा gst.gov.in होम पेज, यहां से हमें लॉगिन करना है, हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मेंशन करना है, यहाँ पे कैप्चा, दिस इज रियल लॉगिन आईडी अकाउंट। मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें डिटेल ब्लर नहीं करूंगा, मुझे ब्लर करने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज मुझे पार्टी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी मिला हुआ है कि मैं ये इंफॉर्मेशन आपको शो कर सकता हूं, कोई ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से नहीं होगा। सो अब यहां से हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में हमने जो रिकंसिलेशन करना है वो रिकंसिलेशन करना है जून 2020 का डेटा। तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया जून, सर्च किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप GSTR1 फाइल्ड हो चुका है, GSTR2 यहाँ पे डेटा अवेलेबल है फॉर व्यू पर्पज ओनली, GSTR3 भी फाइल कर दिया है, ये मैंने ही रिटर्न फाइल किया इनका, GSTR1 और GSTR3 भी। अब मैं रिकंसिलेशन की बात करता हूं तो GSTR2 में रिकंसिलेशन अगर आप मैनुअली पोर्टल पे जाके व्यू करना चाहो तो व्यू कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपकी 1 या 2 एंट्री है तो आप व्यू कर लो, 10 एंट्री भी है तो व्यू कर लो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोर देन 10 है, 20, 50, 100, 200 है तो आप डाउनलोड करके उसको रिकंसाइल कर लो, जितने भी है। तो पार्ट ए जो कि हमने देखा था, पार्ट A, B, C, D, ए में चलते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग आ जाती है कि आपने किस किस पार्टी से परचेज किया है और आपके जितने भी परचेसेस थे, चाहे वो सर्विस के हो चाहे वो गुड्स के हो, आपके सप्लायर ने जितना भी इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड किया रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा। दैट इज GST नंबर, नेम, GSTR1 फाइलिंग स्टेटस, यस फाइल कर दिया है, डेट कब फाइल किया उन्होंने, कौन से पीरियड का, और GSTR3 भी फाइल कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल GSTR1 भी फाइल कर दिया है, GSTR3 भी फाइल कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट पेज जितने भी आपके पेजेस रहेंगे वो यहाँ पे देख सकते हो। इसको डाउनलोड करना है एक्सेल में तो डाउनलोड कर लो, हालांकि इसको डाउनलोड करने से बेस्ट है कि GSTR2 डाउनलोड कर लो। अगर आपको कोई पार्टी यहाँ पे सर्च करनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ये सेव सर्च करता हूँ मुझे, तो यहाँ पे आप GST नंबर से भी सर्च कर सकते हो, बिकॉज जहाँ पे टेबल ज्यादा हो जाता है 10, 12, 15, तो यहाँ पे आप पार्टी का एक पैन नंबर या फिर उसका GST नंबर डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सारा मेटल रूफिंग से हमने परचेज किया है तो एंटर करते, उसका इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस टाइप दैट इज रेगुलर है, महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई, RCM नहीं है, इनवॉइस की टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उस पे CGST और SGST का अमाउंट कितना हमने लिया है। तो अगर आप मैनुअली अगर आप एक एक एंट्री देखते हो, अगर एक एक एंट्री देखना चाहो तो आप एक एक एंट्री देख सकते हो। तो ये एंट्री अगर आप देखना चाहो सारा मेटल के नाम से, तो चलिए देखते हैं क्या सारा मेटल के नाम से एंट्री है हमारे B2B में। सारा मेटल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यस सारा मेटल यहाँ पर है। आप इसको एंटर करके देखना चाहो एंट्री तो एंट्री देख सकते हो। इनवॉइस नंबर 80 25 जून, पार्टी का इनपुट CGST 9603 दैट इज 9606.34, 9606.34, ये वही चीज है वहां पे मैच हो गई। तो ये तो मैनुअल एक एक एंट्री अगर आपके है तो वो मैच कर सकते हो, लेकिन मेरा मेन पर्पज ये नहीं है, मेन पर्पज है टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। मैं बाहर आ गया वहां से, आप एक एक व्यू करने से अच्छा डायरेक्टली GSTR2 जून चले जाओ, यहां से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, JSON फाइल या एक्सेल। अगर आप मैनुअली फाइल रिटर्न रिकंसाइल करना चाहो तो एक्सेल के थ्रू करो, बेस्ट रहेगा। अगर आप एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो, तो एक्सेल भी एक अच्छा टूल है जिसको यूज करते हुए आप रिकंसाइल कर सकते हो। बट बात वही आती है कि आपने प्रॉपर डिटेल जो है रिकॉर्ड किया वो सारी डिटेल मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो आप ढूंढते रह जाओगे पोर्टल पे। JSON फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, JSON यानी कि कंपाइल फाइल होगी जहां पे सारे इनवॉइसेस डायरेक्टली मर्ज होंगे, आप उसको डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल फाइल या JSON दोनों इंपोर्ट कर सकते हो आप। मैं कोई भी फाइल इंपोर्ट करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिखाएगा, लेकिन मैंने कल ही डाउनलोड किया, दैट इज 21 नवंबर को डाउनलोड किया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर 21 को मैंने डाउनलोड किया और ये भी डाउनलोड किया मैंने दोपहर की 2 बजे, अगर कल शाम को यानी कि शाम को 7 बजे किसी पार्टी ने इनवॉइस रिटर्न फाइल कर दिया रहेगा तो इस जो डाउनलोड करूंगा JSON पे ये मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लेटेस्ट में चाहिए तो आप वापस से क्लिक करो यहाँ पे, तो आपको दिखाएगा योर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ JSON एक्सेल फाइल विल टेक 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैंने कल ही डाउनलोड कर लिया था, तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड करके रखा हुआ है, उस फाइल को डायरेक्टली मैं टैली के अंदर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, वो ये रहा JSON फाइल, ये रहा उसका एक्सेल फाइल। तो JSON फाइल, एक्सेल फाइल
दोनों में से मैं कोई भी फाइल टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। टैली दोनों को सपोर्ट करता है, जेसॉन और एक्सेल को। तो जेसॉन को इंपोर्ट कैसे करना है, कॉपी किया लिंक, ये लिंक कॉपी किया, GSTR2 में चलते हैं। ये आपका GSTR2 का होम पेज है। यहां से आपको क्लिक करना है इंपोर्ट। टैली ERP9 में हो तो यहाँ पे आपको देखिएगा इंपोर्ट जेसॉन फाइल। अगर आप टैली प्राइम में हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है लोड जेसॉन, क्लिक करना है। आपको लोकेशन स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पर आपने फाइल सेव कर रखी है। तो मैंने फाइल यहाँ पे सेव कर रखा था। फाइल सेव कर रखा था तो यहाँ पे मुझे जेसॉन फाइल और एक्सेल फाइल दोनों दिखा रहा है। यहाँ पे जेसॉन फाइल और वो जिप फाइल है। जिप यानी एक्सेल वाला जिप है जो, लेकिन मैं जेसॉन फाइल को इंपोर्ट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको इंपोर्ट। सारे डेटा, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस लोडेड 22, अपडेट रिकंसिलिएशन ऑफ इनवॉइस। बोलता है कि जेसॉन में टोटल 22 एंट्री है, जबकि आपने बुक्स में कितने रिकॉर्ड किए हैं, 20, 19 प्लस 1 20। तो 22 एंट्री में से 20 एंट्री में जो भी रिकंसिलिएशन होगा, क्या उसको रिकंसाइल करना चाहते हो, यानी कि चेक करना चाहते हो कि कितनी एंट्री मैच हो रही है। मैंने कहा यस, मुझे चेक करना है। तो ये हो गया आपका डेटा इंपोर्ट। रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, रिकंसिलिएशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 स्टेप, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये डेटा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये डेटा और ये जेसॉन फाइल मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको दे सकता हूँ। आप अपने टैली में अपने प्रैक्टिस के तौर पे इसमें जो भी करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए डेटा चाहिए रहेगा, जेसॉन फाइल चाहिए रहेगी, मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्टन करूंगा बिकॉज ये उतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो B2B में 21-19 दो इनवॉइस का डिफरेंस है। रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये पोर्टल से आया हुआ डेटा है, बिकॉज यहाँ पोर्टल पे लिखा हुआ है। और ये ब्लैक में जो डेटा है वो एज पर बुक्स है, बुक्स में कितनी एंट्री। अगर आप यहाँ पे ड्रिल डाउन करना चाहो, एंटर करो, तो आप जो जो एंट्री देखो यहाँ मैच हो गई है, ये एंट्री मैच हो गई है, कंप्लीटेड मैच है एंट्री, सारी की सारी एंट्री ऑलमोस्ट मैच है। तो ये मैच हो गई, तो आप इसको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि मेरी ये एंट्री मैच हो गई। फाइन, ये मेरी सारी के सारी एंट्री, बिकॉज अमाउंट, पार्टी का नाम, डिटेल, ये सब मैच होते जा रहा है। इसको वाउचर वाइज देखना चाहो तो वाउचर वाइज भी देख सकते हो। जैसे मैंने पार्टी वाइज क्लिक किया तो पार्टी वाइज मैच हो गया, लेकिन आप बेस्ट है कि एज अ वाउचर वाइज देख लो। वाउचर वाइज में ये पार्टी, इस पे एंटर करो। जस्ट मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे जो ब्लू में आ रहा है वो है आपका पोर्टल, ये ब्लैक में जो है वो आपका है सिस्टम। तो पोर्टल पे 5%, आपके सिस्टम में 5%, इनवॉइस नंबर भी सेम टू सेम रखा है, आपने बुक्स में भी सेम रखा है, डेट, टैक्सेबल, प्लेस, सप्लाई, मैच, ITC अवेलेबल, पूरा का पूरा मैच। और ये हो गया आपका, सारी की सारी चीजें मैच हो गई। IGST था इसमें, IGST आपका पूरा का पूरी तरह से मैच हो गया। अगर आप इसको स्टेटस, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करो, दैट इज, मैं इसको जैसे ये मैच हो गए आपके, ये सारे के साथ जो ब्लू वाले ये मैच हो गए। स्टेटस अपडेटेड दिख रहा है, यानी कि सारी एंट्री क्या हो गई आपकी, मैच हो रही बुक से, इसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट स्टेटस, यहां पर आ जाओ। सेट स्टेटस में एंट्री मेरी मैच हो रही है, मुझे सेलेक्ट करना है एक्सेप्टेड की यस ये सारी एंट्री मेरी है और मेरे बुक के साथ मैच हो रही है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेप्टेड। तो सिस्टम ने कैसे किया, सिस्टम ने चेक किया एम्प्लॉय का, सॉरी पार्टी का GST नंबर, पार्टी का इनवॉइस नंबर, पार्टी का इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल, ये सब चीजें उसने प्रॉपर तरीके से मैच किया। अगर इसमें से इनवॉइस नंबर भी डिफरेंसेस होता है, वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो मैच नहीं करता। मैंने कर लिया इसको एक्सेप्ट, तो ये यहां से मेरा एक्सेप्ट हो गया सारी एंट्री। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है नीचे, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ये सारी एंट्री जो है मेरे बुक्स में दिखाई दे रही है बट पोर्टल पे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये रीजन है, ये हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। अब जैसे कि ये पहली पार्टी का इनवॉइस डेट मुझे दिख रहा है 29 अप्रैल, जबकि हमने जेसॉन कब का डाउनलोड किया, हमने जेसॉन डाउनलोड किया है जून का। तो ये कैसे मैच होगा, ऑब्वियस बात है ये तो पिछले महीने का, तो इसको जाके हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा पोर्टल पे। तो ये 12 जून,
ये पार्टी का इनवॉइस 12 जून का, लेकिन जीएसटीआर 2A के पोर्टल पे कहीं पे भी नहीं आया, कहीं पे नहीं आया। इसका मतलब ये पार्टी ने रिटर्न फाइल अपलोड नहीं किया। इसका मतलब मैं इसका स्टेटस क्या डाल दूंगा, ये न्यू है, इसका पार्टी ने अपलोड ही नहीं किया, न्यू में डाल दिया मैंने इसको। चोक्सी मोटर इन्होंने भी अपलोड नहीं किया, महानगर टेलीफोन, यानी कि ये चारों पार्टी ने ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में, कि ये सारे आपके रिकनसाइल्ड है और ये जो एंट्री है आपकी बुक्स में है, जिसका जिसका सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया है। ये सारे इनवॉइसेस पोर्टल पे अपलोडेड है, बट इतनी पार्टी ने इनवॉइस आपका पोर्टल पे अपलोड नहीं किया। यही चीज तो आपको रिकनसाइल करनी है। तो मैचिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सारे सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट को ऐड कर लो, आपका वो मैच, और ये जो है ना आपका नॉट अपलोडेड बिन पोर्टल, ये आपका इतना मैच नहीं हो रहा है। सो एज पर बुक्स और एज पर आपका पोर्टल, तो ये आपको रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है अपने टैक्सेशन एक्सपर्ट को, अपने प्रैक्टिशनर को, अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। सर कि ये रिकनसाइल तो इतने हो गए, लेकिन इतने पार्टी का जो इनवॉइस अभी भी उन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो आप इसी तरह से आप सारे के सारे चेक कर सकते हो। मैं वापस आता हूं, इसका चेंज व्यू कर सकते हो आप इसको एज अ पार्टी वाइज में आता हूं, तो पार्टी वाइज आ गया। पार्टी वाइज में यहाँ पे उसका एक इनवॉइस आपका पोर्टल पे, एक इनवॉइस बुक्स पे, एक इनवॉइस पोर्टल पे, एक इनवॉइस आपका बुक्स में, सब चीजें मैच होती जा रही है। तो ये हो गया आपका रिकंसिलेशन का प्रोसेस, जहां पे आपने देखा कि ये रिकंसिलेशन हमने जेसॉन फाइल को डायरेक्टली टाली में इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे आपने वाउचर वाइज भी देख लिया, जहां पे हमने ये रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर ली कि ये मेरे मैच है, ये मेरे मैच नहीं है, तो मुझे पार्टी को फोन करके बोलना पड़ेगा सर आपने ये तो अपलोड नहीं किया है। तो ऑब्वियस बात है वो लोग अपलोड करेंगे, हो सकता है इस महीने करे, हो सकता है अगले रिटर्न में करे, अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तो। अब यहीं पे ये हमने जो बिलवाइज को, दैट इज B2B इनवॉइस को ड्रिल डाउन किया है। अब यहीं पे देख लो कुछ ऐसी पार्टी भी है ये नॉट अवेलेबल, यानी कि ये एंट्री जो है पोर्टल पे दिख रही है, बट इसका कोई रिकॉर्ड हमें बुक्स में नहीं मिला है। नॉट अवेलेबल यानी कि इसका कोई रिकॉर्ड हमें बुक्स में नहीं मिला, तो ऑब्वियस बात है बुक्स में नहीं मिला तो क्या ये एंट्री हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कहीं मिस तो नहीं कर दिया। तो ऑब्वियस बात है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना पड़ेगा कि ये एंट्री आपके बुक्स में नहीं मिली है। अब मैं वापस मेन पेज पे आ जाता हूं, तो आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट, जैसे B2B मैच किया आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी देखो मैच हो गया आपका सेम टू सेम अमाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको जो चेक करनी है वो यहाँ पर है आपका स्टेटस वाइज। यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा स्टेटस वाइज व्यू। स्टेटस वाइज व्यू में यहाँ पे आपका देख सकते हो कि कितनी एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई, यानी कि आपने मैच कर लिया वो एक्सेप्टेड है, यानी कि ये एंट्री मेरी मैच है और एक्सेप्टेड है। जो मैंने देखो मार्किंग की थी कि ये एंट्री मेरे बुक्स में है बट पार्टी ने अपलोड नहीं किया है, जैसे मैंने न्यू मार्किंग कर दी थी, तो ये पार्टी ने ये अपलोड नहीं किया जीएसटीआर 2A में, लेकिन मेरे बुक्स में तो है। उसी तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है कि अवेलेबल ओनली इन बुक्स, यानी कि ये एंट्री ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कहां पर है, बुक्स में है, लेकिन पोर्टल पे नहीं है। तो यानी कि हमने इंपोर्ट किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिक रिपोर्ट दिखा दिया। अब मैं एक वापस करता हूं, एक काम करता हूं, मैं वापस बाहर जाता हूं, मैं आपको वापस एक रिपोर्ट दिखाता हूं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 2 फॉर द मंथ ऑफ जून। मैं वापस आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबसे पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए। हालांकि आप कुछ भी चेक कर सकते हो, लेकिन इंपोर्ट करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जेसॉन फाइल इंपोर्ट कर लेता हूं। आपकी ये जेसॉन फाइल यहाँ पे रिकनसाइल हो जाएगी, तो आप सारे के सारे B2B वाइज जाके चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। और आपको उसी रिपोर्ट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना एक्सेल में, सो दैट आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए। आपने यहाँ पे पिछली बार ड्रिल डाउन करके देखा, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टेटस वाइज भी देख सकते हो कि कितनी एंट्री जो है आपकी न्यू में जा रही है, मैच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस बात है मैच करनी पड़ेगी आपको। देखो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है यहाँ पे, तो यानी कि मैच हो रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट स्टेटस में एक्सेप्टेड, या फिर यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, बिकॉज ये एंट्री आपकी मैच हो रही है। यहाँ पे देखो ये मैच हो रही है, तो ये मैच करने के लिए मैंने वहां पे ऑप्शन दिखाया था कि आपको रिटर्न व्यू में जाना है। यहाँ पे जो भी एंट्री आपकी मैच हो रही है, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये नहीं है, ये नहीं, ये सारे के सारे मैच हो रहे हैं पोर्टल से।
आपको यहाँ पे सेट स्टेटस में आके उसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद फिर लास्ट में आना है आपको, मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, स्टेटस वाइज में, जहां पे आपको देखना है कि फुल्ली मैच कितने हो गए, आपके बुक्स में कितने मैच हो गए। ये न्यू में नहीं आएगा, वो एक्सेप्टेड में आएगा, जितने मैच हो गए, और जितने मैच नहीं हुए अवेलेबल ओनली इन बुक, यानी कि ये एंट्री ऐसी है जो मेरे बुक्स में दिख रही है लेकिन पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहे। तो ये तो हो गया। अब करना क्या है आपको, सिंपल ये रिपोर्ट को सारे एक्सट्रैक्ट कर लेने एक्सेल में कि ये मेरे मैच है और ये मेरी जो है अपलोडेड नहीं है पोर्टल पे, सो दैट आप पार्टी से इसका क्या कर सको, फॉलो अप कर सको। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, और भी डिटेल में हर एक चीज को जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सीख सकते हो, देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू में जाता हूँ, तो आप रिटर्न व्यू में जाके यहाँ पे एक एक चीज को भी रिकंसाइल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ड्रिल डाउन करो, ये मैच हो गया, ओके ये मैच है, मेरे सारे एंट्री स्टेटस अपडेटेड, आप इसको स्टेटस डाल सकते हो, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, फाइन, ये मेरा एक्सेप्ट एंट्री, दैट इज राइट, मेरी ये एंट्री अपडेट। सिमिलरली दूसरी एंट्री में जाके देखो, ओके ये भी एंट्री मेरी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, स्टेटस एक्सेप्टेड। एक एक एंट्री मैच कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप खुद ब खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन चीजें कहाँ से चेक करनी है, कैसे कैसे चेक करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी मैच हो गया आपका, ये भी मैच, ये भी मैच, सेट स्टेटस में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बट इसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। मॉडिफाई, मॉडिफाई का केस क्या हो सकता है कि पार्टी ने 200 रुपए का टैक्स दिखा है बट मैंने रिकॉर्ड तो 190 किया है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये मेरा मिसमैच है तो सही, लेकिन ये मेरा मॉडिफाइड मिसमैच है। पोर्टल में दिख रहा है, मेरे यहाँ पे भी दिख रहा है, बट मेरे बुक्स में मॉडिफाइड किया हुआ, तो मैं मॉडिफाई में टैग करूंगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस है, कितना अमाउंट का डिफरेंस है। तो अमाउंट कितने का डिफरेंस है मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे डिफरेंस है, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में या एसजीएसटी में, कहाँ पे डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मुझे। तो मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, आपको सारी चीजें यहाँ पे मॉडिफाई या फिर आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस में जाके आपको देखना है कि मेरी कितनी एंट्री जो है फुल्ली मैच है, कितनी एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर ली यानी कि राइट है, कितनी एंट्री मेरी जो है वो न्यू में पड़ी है यानी कि जिसको मैंने भी मार्किंग नहीं की है, और कितनी एंट्री है जो उसकी सिर्फ मेरे बुक्स में है बट पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग अपलोड नहीं किया है। और ये करने के बाद आपको हर एक टेबल का डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल में एज अ बैकअप के तौर पे रख लेना है। तो ये तो हो गया आपका जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन करना फ्रॉम टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में डेटा मैं वापस आपको दे दूंगा, डेटा और प्लस आपको जेसॉन फाइल में आपको दे दूंगा, आप खुद ब खुद इसको और भी डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका डेटा अवेलेबल है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि बैकअप लो डेटा का, और बैकअप में ये प्रैक्टिस आप ट्राई कर सकते हो, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो ये मेथड हो गया अपना, जहां पे हम लोगों ने इस टैली के प्राइम के डेटा को जेसॉन के साथ डायरेक्टली इंपोर्ट करके हमने रिकंसाइल किया। अब हम मूव करेंगे मैनुअल प्रोसेस, जहां पे हम एक्सेल के थ्रू डेटा को कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सेल का बेसिक अगर कहूं तो बेसिक यानी कि ज्यादा डिटेल में भी नहीं, बट बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कैसे, देखिए कैसे मैच करेंगे उसको। ये है आपका एक्सेल डेटा जीएसटीआर 2A का। अब मैं मैनुअल मेथड पे आ गया हूं, जहां पे टैली प्राइम में रिकंसिलिएशन कैसे करना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये मैं टैली का एक्सेल का फाइल ओपन कर रहा हूं। वेट, तो ये एक्सेल डेटा यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये एक्सेल डेटा भी मैंने पोर्टल से ही डाउनलोड किया, जहां से हमने जेसॉन किया। देखो वहां पे दो ऑप्शन आए थे, जेसॉन और एक्सेल। तो एक्सेल फाइल अगर डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे सबसे पहला शीट होती है रीड में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं सारे के सारे। आपको ज्यादा करके रेफर करना है वो B2B, ये आपका B2B टेबल है। B2B टेबल यहाँ पे डिटेल्स यानी कि वही सारे इंफॉर्मेशन है जो पार्टी जेसॉन आपने देखा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसी होती है, ये इनवॉइस डिटेल और ये इनवॉइस का टोटल, इनवॉइस डिटेल ये टोटल। तो कहोगे कि ये दो बार दिखा रहा है, बिल्कुल दो बार दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही इनवॉइस में दो अलग अलग जीएसटी रेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 18% है, अगर इसमें मान लो 12% भी होता है तो ये दो बार होता है ये लाइन, और बोल्ड जो होता है वो टोटल उसके नीचे होता है, यानी कि 3 लाइन डिवाइडेड होते हैं। तो रेट वाइज क्या होता है, हमेशा ये अलग अलग होता है।
आपको ध्यान देना है कि ये जो टोटलिटी है वो आपका बुक्स में साथ मैच होना चाहिए, टोटल अमाउंट आपके बुक्स के साथ मैच होना चाहिए। तो करना क्या है, आपको ये डाउनलोड कर लिया आपने एक्सेल फाइल, आपको करना क्या है, सिंपल इसको थोड़ा सा आपको इसकी मसाजिंग करनी पड़ेगी, मसाजिंग इन द सेंस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं इसमें इसको क्या कर रहा हूँ, बस हमें बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सेल की होनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ से डिटेल निकाल लिया, जीएसटी नंबर जो एक्स्ट्रा फील्ड थे वो मैं निकाल रहा हूँ, पार्टी, इनवॉइस नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम है क्या, रेट क्या है, इसका रेट के बाद ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी ये इनवॉइस वैल्यू है, ये इनवॉइस वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर है, ये टैक्सेबल वैल्यू, ये मेरा आईजीएसटी, ये मेरा सीजीएसटी है, ये मेरा एसजीएसटी है, और ये सेस है। उसके बाद के टेबल की डिटेल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ टोटल वाले ही चाहिए, हमें सिर्फ टोटल वाले चाहिए, और ये जो टोटल के अलावा जो ये ब्लैंक स्पेस है और ये हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें सिंपल फिल्टर लगा लेना है, फिल्टर में हमें लिखाना है इनवॉइस नंबर पे, इनवॉइस नंबर टैक्स फिल्टर डज नॉट कंटेन टोटल। हमें इसको क्या करना है, सेलेक्ट किया हमने पूरा का पूरा ये, और ये हमें यहां से रिमूव कर देना है। अब यहां से रिमूव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहां से हमें टोटल वर्ड में निकाल देना है, तो हम रिप्लेस का यूज करेंगे फॉर्मूला कंट्रोल एच, टोटल को रिप्लेस करना है विथ नथिंग के साथ। तो ये हो गया हमारा डेटा रेडी। इसको मैं फॉन्ट हटा देता हूं, इसका मैं सिंपल कर दिया, और यहाँ पे इसको मैं एज ए लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा है, ये मेरे सारे परचेस है जो कि मेरे परचेस रजिस्टर के साथ मैच होने चाहिए। अब ये काउंट देखो 21 है, ज्यादा एंट्री नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इतनी एंट्री हमने जैसवाल में भी देखी थी, तो ये 21 है, तो यही 21 मेरे परचेस में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो यही चीज को मैं रिकनसाइल कर सकता हूँ, यही चीज को मैं रिकनसाइल करूंगा अपने परचेस के साथ। तो B2B देख लिया आपने, B2B अमेंडमेंट को इनवॉइस होगा तो भी डेटा इसी तरीके से रेडी करना है। CDNR दैट इज क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर, तो यहाँ पे एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसका टाइटल, ये क्रेडिट नोट है सामने वाली पार्टी के लिए, यानी कि अपने लिए डेबिट नोट है, परचेस रिटर्न। तो अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ISD अमेंडमेंट, TDS का कुछ डेटा है, दैट इज अगर सप्लायर ने TDS काट के अपने को पेमेंट किया है, TDS अमेंडमेंट, TCS इंपोर्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वही चीजें हमने कंटेंट ऑफ GSTR 2A का देखा था। तो अब हमें करना, डेटा हमारा रेडी हो गया, सिंपल हमें करना क्या है, हमें अपना परचेस रजिस्टर टैली से एक्सट्रैक्ट करना है। तो परचेस रजिस्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम आते हैं टैली में। आपने अगर सारी एंट्री परचेस में रिकॉर्ड की है तो आप परचेस रजिस्टर सीधा एक्सट्रैक्ट कर लो यहाँ से, ये आपका परचेस रजिस्टर है। अगर आपने टैली में परचेस रजिस्टर कुछ जर्नल में रिकॉर्ड किए तो कुछ परचेस में रिकॉर्ड किए, तो इट इज बेस्ट कि आप GSTR 3B में जाओ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 3B, आप GSTR 2 में मत जाओ, वहां पे GSTR 3B में जाओ, पीरियड सेलेक्ट करो जून, आपकी एंट्री यहाँ पे 0 होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। जून में यहाँ पे ऑल ITC आपको टेबल दिखेगा, ये आपके सारा का सारा परचेस है, ये परचेस को आप कर लो एक्सपोर्ट। मैं इसको करंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट का लोकेशन में सेट करता हूँ कॉन्फ़िगर, एक्सपोर्ट लोकेशन फाइल अपडेट यस लोकल ड्राइव, मुझे फाइल पाथ, मुझे लोकेशन चाहिए इसका स्पेसिफाइड पाथ, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा, डन, ओके। तो अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेंड एक्सपोर्ट। तो ये फाइल का नाम मेरा tally.xls, इसको मैं करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये GSTR 3B से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो परचेस रजिस्टर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप जहां से बेस्ट रहेगा, लेकिन बेस्ट अगर आप कंफ्यूज हो तो GSTR 3B से करो, दैट इज बेस्ट। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, तो सारी एंट्री मेरी आ जाएगी, बिकॉज इसमें मेरा डेबिट नोट भी आ जाएगा, इसमें सारा मेरा परचेज भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, चाहे उसको मैंने जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड किया हो, चाहे मैं परचेज वाउचर के थ्रू। अब मेन पर्पज आपका क्या है, आपका मेन पर्पज ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये सारे मेरे परचेज, ये जो आपके परचेज है, क्या ये मेरा सारा परचेज मेरे
दैट इज GSTR 2A में है या नहीं। तो सिंपल आप देखो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स है, सेस है, CGST, SGST है, ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये आपका टैक्सेबल है। तो आपने इनवॉइस नंबर आपका कॉमन फील्ड होना चाहिए मैच करने के लिए, बिकॉज इनवॉइस नंबर हर एक का यूनिक नंबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये परचेस है आपको GSTR 2A का, यहाँ पे GSTR 2A में आपका इनवॉइस नंबर का CGST क्या दिख रहा है, इनवॉइस नंबर का SGST क्या दिख रहा है, इनवॉइस का IGST क्या दिख रहा है, और आपका टोटल, यानी कि आपको वी लुकअप लगाना है। अब यहाँ पे वी लुकअप लगाने के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इसको एज ए कॉमन लूंगा क्या, इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर मेरे वहां पे मैच होना चाहिए, ये मेरा इनवॉइस नंबर, मुझे अमाउंट चाहिए CGST का, दैट इज रो नंबर 10,0। ये इनवॉइस नंबर मैच नहीं हुआ, हो सकता नहीं मैच हुआ रहेगा, चलिए देखते हैं इसको। यस, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन मैच हुए, इतने सारे इंफॉर्मेशन मैच नहीं हुए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मैच नहीं हुआ हो? मैंने टेबल लगाना चाहिए था मुझे CGST वाले टेबल में, मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है। मैं वापस लगा रहा हूँ फॉर्मूला, वी लुकअप इनवॉइस नंबर, मेरा ये एक्सेल सीट, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से इनवॉइस नंबर GSTR 2A रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी बहुत सिंपल तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हो, अगर बस आपको थोड़ा सा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको शो करने के लिए कि आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के आराम से रिकंसाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे टेबल नहीं आ रहे, सी यहाँ पे जो फिलअप हो गया, अब जितना अमाउंट CGST का आया उतना ही अमाउंट आपका वहां पे क्या रहेगा, SGST का भी रहेगा, लेकिन आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो बाकी अमाउंट नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। या तो वो इनवॉइस नहीं होगा वहां पे, या तो कुछ छोटा सा माइनर एक टेक्निकल एरर होगा। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये मेरा आ गया यहाँ पे, और मैं IGST को भी कवर कर लेता हूं। ये इनवॉइस नंबर, ये मेरा आ गया यहाँ पे इनवॉइस नंबर के साथ ये IGST का टैब, कॉलम नंबर 9, ये मेरा हो गया कवर्ड। लेकिन ये इनवॉइसेस क्यों नहीं आए, तो क्या ये इनवॉइस पोर्टल पे नहीं है? तो ये इनवॉइस पोर्टल पे इसलिए नहीं है बिकॉज ये मैंने बताया ना कि ये आपका देखो, ये इनवॉइस डेट क्या दे रखा आपका, ये 29। तो ऑब्वियस बात आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए था, आपको कर लेना चाहिए था कि ये तो ऑब्वियस बात है ये मैच नहीं होगा, बिकॉज ये आप इसको ऐसा मार्किंग कर दो कि ये जो है मेरा लास्ट मंथ का है, और ये आपका, तो ये तो मैच होना चाहिए था। इनवॉइस नंबर क्या है 2073, तो क्या ये 2073 वहां पर नहीं है? 2073 चेकआउट करते हैं, बिल्कुल है 2073, ये रहा 2073। तो क्यों नहीं आया वी लुकअप में? वी लुकअप में इसलिए नहीं आया बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इसका टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे करना पड़ेगा। इसको टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं, डेटा, जस्ट ये एक्सेल का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, फिनिश। सी, टेक्स्ट टू कॉलम जैसे ही किया, यहाँ से देखा आपने वो सारे के जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे टैब ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो निकल गया, और ये हो गया आपका हाईलाइट। ये तो मैच नहीं करेगा बिकॉज ये पिछले महीने का है। तो फिर ये दो चीजें क्यों नहीं मैच कर रही हैं? तो क्या ये दो इनवॉइसेस नहीं है पोर्टल पे? हो सकता है ये दो इनवॉइसेस नहीं हो। ये दो इनवॉइसेस क्या है, इनवॉइस नंबर 2237, हो सकता नहीं होगा। अब ये 2237 क्या नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे इसे फिल्टर मार के भी चेक कर सकते हो। 2237 है, बिल्कुल है। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई है, महानगर टेलीफोन से ही तो है, ये महानगर टेलीफोन से ही ये 2237 है तो सही। 12 जून CGST SGST 20-20 रुपए, बिल्कुल 20-20 रुपए का ही CGST SGST। तो गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि इनवॉइस नंबर देखो, पूरा इनवॉइस नंबर हमने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री पूरा इनवॉइस नंबर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। यही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर इनवॉइस नंबर पूरा नहीं डालोगे एंट्री में तो देखो यहाँ पे रिकंसिलिएशन करने में कितना टफ होगा। देखो ये अमाउंट मैच हो गया आपका, मैच। अब ये जो है मैच क्यों नहीं किया, ये डेबिट नोट है, तो क्या ये डेबिट नोट, ये डेबिट नोट तो डेफिनेटली ये टैब में नहीं होगा बल्कि ये होगा ये टैब में, CDNR में। ये है यहाँ पे 14 जून 8962, बिल्कुल यही है। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि ये अमाउंट भी यहाँ पर आ चुका है, दैट इज अंडर टेबल IGST माइनस
426, ये एक ही एंट्री इसलिए मैंने मैन्युअली एंटर कर दिया। अगर ये मल्टीपल होती तो आप इसको वी लुकअप लगा के सेम टू सेम तरीके से कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब ये क्यों नहीं आया, ये क्या डेटा था, भारतीय एयरटेल इनवॉइस नंबर है ये 8547, तो क्या ये एंट्री जीएसटीआर 2A में नहीं है भारतीय एयरटेल? आप चाहो तो देख सकते हो, एयरटेल का यहां से फिल्टर करता हूं मैं, जैसे कि आप यहां से फिल्टर निकाल दो, यहां पे आप ऐसा फिल्टर लगा लो भारतीय एयरटेल, तो ये इनवॉइस 27 जून का 27 जून का ही है, ये जून 27 जून का ही है, अमाउंट है 527.98, आप इसको मैच कर लो 527.98, सब कुछ राइट है। फिर मैच क्यों नहीं हुआ? मैच इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रखा है ये, और हमने इनवॉइस नंबर क्या एंटर कर रखा है, हमने इनवॉइस नंबर गलत एंटर कर रखा है, ये देखो मैच हो गया आपका। और लास्ट में क्या बचा आपका, चोक्सी मोटर, तो ये 1023, तो ये 1023 क्या वहां पे नहीं है चोक्सी मोटर? तो चोक्सी मोटर का अगर आप चेक करना चाहो तो पार्टी के नेम से या जीएसटी नंबर से फिल्टर मार के देख सकते हो। जैसे मैं पार्टी का फिल्टर जीएसटी नेम से फिल्टर मार रहा हूं, जीएसटी नेम से फिल्टर मार सकते हो, पार्टी नेम से मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूँ जीएसटी नंबर से मैंने फिल्टर मार लिया है, बिल्कुल है। इनवॉइस नंबर देखो 1023 और /2021 है, तो वही गड़बड़ वापस किया है मैंने यहाँ पे, हमें भी यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए ये। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा डिटेल हमारे जीएसटीआर 2A में क्या आ गया वो मिल गया हमें, तो आप इसको एज अ डिफरेंस निकाल सकते हो कि ये टोटल टैक्स, अब आपका देख लो यहाँ पे ये आपका टोटल टैक्स अमाउंट है, आप इसको भी टोटल कर लो, सम, यहां से यहां तक का सम हो गया, ये आपका टोटल जीएसटीआर 2A में जो जीएसटी का टोटल दिखा रहा है वो। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लो, बहुत सिंपल है, ये आपने यहाँ पे टोटल टैली का माइनस पोर्टल का, ये अमाउंट ऑब्वियस से बात मैच नहीं करने वाले बिकॉज ये लास्ट मंथ का है, लेकिन बाकी सब डिफरेंसेस 0.08 है तो इग्नोरेबल है, ₹1 का डिफरेंस है वो भी इग्नोरेबल है। तो अब हो गया ये हमारा, यानी कि ये सारा का सारा डेटा हमारा जो पोर्टल पे दिख रहा है, बुक्स में दिख रहा है, ये सारा डेटा हमारे पोर्टल पे ऑब्वियस सी बात है मैच कर रहा है। तो आप एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको कलर कर दो कि ये मेरा डेटा एज ए ग्रीन के तौर पे दिखा दिया, यानी कि सारा मैच है, और ये ब्लू कलर में है तो इसका मतलब ये लास्ट मंथ का है। तो ओके, प्रॉब्लम नहीं, मुझे सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो सिमिलरली आपने जैसे वहां पे मार्किंग की, ऑब्वियस बात आपको यहाँ पे भी मार्किंग करनी पड़ेगी, सारा डेटा आपको यहाँ पे भी मैच करना पड़ेगा, सारे मैच है, ओके सारे मैच है, तो मैच है तो फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंट्री कितनी है आपकी, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे कितना है 21 है, तो ऑब्वियस बात है दो एंट्री ऐसी है यहाँ पे सिस्टम में, दो एंट्री ऐसी है जो वो दो एंट्री आपके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो आपको क्या कर लेना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है टैली इनवॉइस चेक कर लेते कौन सा इनवॉइस टैली में नहीं है, वी लुकअप लगाओ यहाँ पे, ये इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पे आ गया 1,0, फॉर्मूला वी लुकअप दिस, ये आपका इनवॉइस नंबर 1,0, ये आ गया आपका इनवॉइस नंबर। तो कौन सा इनवॉइस नहीं है वो मिल जाएगा आपको, ये दो इनवॉइसेस, ये 1 2 और ये 3 इनवॉइसेस वहां पे नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक डेबिट नोट भी है, तो डेबिट नोट तो ऑब्वियस बात है वो इस टैब में रहेगा, लेकिन ये 3 इनवॉइसेस जो आपके है, आपके ये 3 इनवॉइसेस जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसको एज ए हाईलाइट करूं, इसको यहाँ से मैं ये NA को हटा देता हूँ, यानी कि ये सारी एंट्री जो है मेरी, ये मेरे बुक्स के साथ क्या हो गई है मैच, तो इसको मैंने कर दिया मैच, और ये मेरा ओके। ग्रीन का मतलब ऑब्वियस बात आप समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में कि ये मैच है, तो ये मैच नहीं है, तो आप इसको एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको फॉन्ट इसका रेड कर सकते हो कि ये समझने के लिए कि ये फॉन्ट रेड है, इसका मतलब ये तो मेरे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। आप इसको रिमार्क भी ऐड कर सकते हो, तो ये क्या, ये एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये एंट्री रिकॉर्डेड क्यों नहीं है, तो जीएसटीआर 2A मैंने चेक करने के लिए बोला था कि आरसीएम है, नहीं आरसीएम नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस का है, जो हमने इंश्योरेंस कराया है अपने एम्प्लॉय का, या फिर हमने इंश्योरेंस कराया अपने मोटर व्हीकल का, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता है। तो ये क्या मतलब, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका क्या करना है अपने को, वो इनएलिजिबल है। तो परचेज में रिकॉर्ड किया है क्या हम लोगों ने, फ्यूचर जनरली का एंट्री नहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करते भी तो कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज
उसका एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलने वाला है। राकेश चौधरी का ये एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की है, तो रिकॉर्ड नहीं की है तो चेक करो क्या इनवॉइस कॉपी आई है, अगर आई है तो बुक करो। इससे मालूम पड़ गया कि आपको हाँ ये एंट्री हमने रिकॉर्ड करना मिस कर गए। अंबाबाई जैन का ये इनवॉइस 24 जून का, ये भी एंट्री आपके सिस्टम में होनी चाहिए थी, नहीं है। अंबाबाई जैन का एग्जाम्पल आप फिल्टर मारो यहाँ पे, तो अंबाबाई जैन के यहाँ पे टोटल इनवॉइस मिलते हैं 4, सारे के सारे हैं जून के। और यहाँ पे अगर आप लेडजर में आते हो फॉर द मंथ ऑफ अंबाबाई जैन का जून के लिए, सिंपल तरीके से मैच हो रहा है, बहुत सिंपल तरीके से। जून 4 एंट्री है, परफेक्ट 4 एंट्री है। तो मैच क्यों नहीं हो रहा है? मैच इसलिए नहीं हो रहा है, इसको कॉलम में करके देख लो। मैच इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें से एक एंट्री जो है अप्रैल की है, जो कि ऑब्वियस बात उसमें नहीं होगा। बाकी ये 3 एंट्री मैच हो रही है 11 जून की। ये देखो 3 एंट्री आपकी 11 जून वाली मैच हो गई। ये 3 एंट्री आपकी 11 जून की मैच है, बट ये 24 जून की एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की ही नहीं है। तो ये हो गया आपका जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन फ्रॉम टैली, या फिर आप मैनुअल वे से करो, दैट्स इट, आपका डेटा रेडी। अब ये 3 पार्टी को आपको फॉलोअप करना है, या फिर आपको चेकआउट करना है कि ये इसका इनवॉइस गया कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से पार्टी ने हमारे नाम पे इनवॉइस रेज कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवॉइस पार्टी ने भेज दिया बट सॉफ्ट कॉपी हमारे मेल में नहीं आई, या फिर हार्ड कॉपी हमें रिसीव नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे यूजर ने पूरा कंप्लीटली मिस कर दिया हो। तो दैट देयर मे बी एनी केस, जो भी केस रहेगा यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द एक्शन। सो ये हो गया आपका जीएसटीआर 2A रिकंसिलिएशन। अब लास्ट में जाते जाते हम लास्ट के कुछ मिनट में जीएसटीआर 2B रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। जीएसटीआर 2B वो रिपोर्ट देखते हैं, लॉगिन करते हैं पोर्टल पे। तो ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। आपको रिकंसिलिएशन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लाइव डेटा के साथ मैं रिकंसाइल करके दिखाया कि आप एक्सेल के थ्रू भी कैसे कर सकते हो और टैली प्राइम को भी यूज करते हुए कैसे कर सकते हो। अगर आप वही चीज चाहो तो आप टैली प्राइम के थ्रू करो, या फिर आप चाहो तो मैनुअली करो। डेटा चाहते हो तो मैं डेटा बिल्कुल प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए आप एनी टाइम रेफर कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से रिकंसाइल कर सकते हो। एक्सेल के लिए भी ज्यादा कुछ आपको एक्सपर्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं, बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जीएसटीआर 2B दिखाता हूँ जो कि जुलाई 2020 से लॉन्च हुआ है। तो मैं किसी भी मंथ में आता हूँ, जुलाई ऑनवर्ड्स किसी भी मंथ में रिपोर्ट चेक करता हूँ, रिटर्न डैशबोर्ड। मैंने एग्जांपल के तौर पे जुलाई का ही ले लेता हूँ, जुलाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जून में हमने देखा था जीएसटीआर 2A दिख रहा था, 1 दिख रहा था, 3 भी दिख रहा था, पर यहाँ पे देखो जीएसटीआर 2B भी दिख रहा है। 2B का डिफरेंस क्या होता है, 2A एंड 2B में डिफरेंस क्या होता है ऑलरेडी हमने देख लिया है। इसको डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में। डाउनलोड कैसे फॉर्मेट में होगा, वो फॉर्मेट ऐसा होगा कुछ, जो कि हमने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी जब हमने स्टार्ट किया टॉपिक तो वो भी हमने वहीं पे डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, देखते हैं कैसा दिखता है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये डाउनलोड ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है। सो ये है समरी। आईटीसी दैट इज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर से मैंने कितने इनवॉइस परचेज किए हैं, ये इसको ड्रिल डाउन कर सकते हो आप। B2B इनवॉइस डेबिट नोट कितने, उसके अमेंडेड कितने, यानी कि वही जो टेबल देखा हमने B2B पार्ट ए के इनवॉइसेस, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट फ्रॉम ISD, ये हो गया। आपको सारे के सारे इनवॉइस मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ड्रिल डाउन करो तो आपको वही इनवॉइसेस जो आपने देखे हैं वही सारे के सारे इनवॉइसेस यहाँ पे देखो पार्टी वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो जीएसटीआर 2A में देखा था आपने। बट जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B में डिफरेंस क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये 2B जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कि अभी जो मैं जुलाई का एग्जांपल, ये मैं अगस्त का देख रहा हूँ, जैसे कि अभी एग्जांपल ये जुलाई का मैं देख रहा हूँ, रिटर्न पीरियड जुलाई, तो ये इसका जो जुलाई का रिटर्न पीरियड है तो इसका 11 अगस्त का जो डेटा है वही 11 अगस्त का रिटर्न फाइलिंग जो किया रहेगा वही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया रहेगा। 11 अगस्त बोलो या 28 अगस्त, बिकॉज जो क्वार्टरली फाइलिंग किए रहेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे डेटा जनरेट हो चुका है, तो यही डेटा आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, आप जैसे भी देखना चाहो। अब समरी हो गया, यहाँ पे ऑल टेबल वाइज देखना तो ऑल टेबल वाइज भी देख सकते हो कि क्या क्या डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहो यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हालांकि जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B इज अ सिमिलर वन, बट आप जब रिकंसाइल करोगे तो जीएसटीआर 2A को रिकंसाइल करो, लेकिन साथ साथ में ये भी मेक श्योर करो कि आपका जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A मैच कर रहा हो। जीएसटीआर 2B में वो कौन कौन सी एंट्री नहीं आई होगी जो सप्लायर ने बाद में फाइल किया रहेगा, तो ऐसे सप्लायर को आइडेंटिफाई करो और बोलो कि भाई मेरा जीएसटीआर 2A 2B मैच नहीं हो रहा है, मैं बुक्स को कैसे मैच करूंगा। सो मेक श्योर कि आप अपना जीएसटीआर 2B जीएसटीआर 1 सब चीजें प्रॉपर टाइम पे अपलोड करो।
तो ये GSTR टू बी रिटर्न भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हो जाता है अपना रिटर्न रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 2A एंड GSTR 2B कंप्लीट। तो ये रिकंसिलिएशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज कि हम जब GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करेंगे उससे पहले हमें ये तो डेफिनेटली हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लोज दिस नाउ। I hope you are clear with reconciliation process. For any further queries, any detail needed, I'm available. मैंने अपना ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रखा है आपके साथ में। If you need this data, तो ये डेटा को मैं बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये आप डेटा मुझसे मांग सकते हो। मैं आपको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे ये डेटा और ये JSON फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।